Hello guys, welcome back to Edugiri. I'm so sorry for not taking yesterday's session. There was somewhere I had to go. किसी hospital में किसी को मिलने जाना था. A very close aunt of mine. She's fine now, but had to go and meet her. तो इसलिए was not able to take the class. रात को पंजाब यूनिवर्सिटी के डेट्स अनाउंस करने थे तो वो करने लग गई. इसलिए 23rd का नहीं हो पाया. I'll try to again cover it up very soon. ठीक है. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है. प्लीज डू चेक द वीडियो सेक्शन एंड द लाइव सेक्शन. बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि अरे आपने 22nd 21st का नहीं लिया है. 22nd और 21st का मैंने लाइव आके कर दिया था. ठीक है ना. तो वीडियो और लाइव सेक्शन चेक कर लिया करो एजुगिरी के यूट्यूब का. आपको दोनों में से कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही. बहुत कम होता है कि मैं क्लास ना लूँ. ठीक है. मंडे को येस देयर इज गोइंग टू बी अ हॉलीडे. प्रोबेबली इस मंडे I'll try and cover your 23rd का. ठीक है ना. कि 23rd का कवर करवा दूं बिकॉज एक छुट्टी लग गई है तो फिर सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा. तो मंडे को आई विल टेक 23rd का अपलोड कर दूंगी मैं. ठीक है. एंड गाइज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. एंड फेब्रुअरी के जो MCQs हैं वो मतलब मेरा बहुत बहुत क्लोजली मैं इसको देख रही हूँ. जनवरी के भी देखे थे बट फेब के तो बिल्कुल ही क्लोजली. ये लगा लो कि आई एम ओनली क्रिएटिंग दीज क्वेश्चन. ठीक है. तो अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो loggery.in पर जा सकते हैं. दीज आर फॉर ₹250 पर मंथ. बट येस दे आर वर्थ इट बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर हो रहे हैं. आपके दो हिंदू के सोर्सेज तो कवर हो ही रहे हैं बट एक्स्ट्रा सोर्सेज भी दे आर गेटिंग कवर्ड. राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेक पब्लिक ऑर्डर्स ऑन JNK इंटरनेट बैन. तो JNK में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी. तो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था JNK को, तब जब हटाया गया बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी और उसी टाइम पे इंटरनेट पे बैन भी लगाया गया. तो इंटरनेट पे जो बैन है वैसे नहीं लगा सकते हैं. देयर शुड बी अ रीज़न. क्योंकि अनुराधा भसीन वाले केस के अंदर, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस विच एवरीवन शुड नो. ठीक है. अनुराधा भसीन वाले केस में कहा था कि इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है. ठीक है ना. इंटरनेट जो है वो मतलब ऐसे नहीं लेकर जा सकते वो उसका. ठीक है. बिकॉज प्रोफेशनली लोग बहुत डिपेंड करते हैं उस चीज़ पे. तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है ऑन फ्राइडे टू पब्लिश द फाइनल डिसीजन ऑफ द कमिटी विच रिव्यूज इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स. तो जो फाइनल ऑर्डर आएगी मतलब जिन्होंने सस्पेंड किया उन्होंने क्या सोच करके सस्पेंड किया, फाइनल डिसीजन जो है उसको पब्लिक किया जाए. ठीक है ना. कि क्या सोचते हुए उन्होंने इंटरनेट पे बैन लगाया, इतनी देर के लिए वो बैन लगा रहा. तो हम ये लिख लेते हैं. बहुत ही इजी चीज़ है. यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड में हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 जब हटाया गया था. ठीक है ना. आर्टिकल 370 क्या देता था. सबसे पहले आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू JNK क्या देता था. स्पेशल स्टेटस टू JNK देता था. ठीक है ना. सबसे पहली बात स्पेशल स्टेटस टू JNK देता था. एंड ये रिमूव किया गया. ठीक है ना. रिमूव हुआ तो प्रोटेस्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो थी टेंस्ड हो गई थी. ठीक है. तो टेंस सिचुएशन के अंदर इंटरनेट बैन कर दिया गया था. इंटरनेट बैन हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई इनको मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बैन नहीं कर सकते. स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही जो है बैन लगा सकते हैं. ये कौन सी जजमेंट कहती है. ये अनुराधा भसीन वाली जजमेंट कहती है. प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ ये लिख लेना ज़रूरी है. अनुराधा भसीन वाली जजमेंट के ऊपर ये जो जजमेंट है, अनुराधा भसीन की जो जजमेंट है वो इंटरनेट बैन के ऊपर ही बात करती है कि बैन जो है वो आप नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस में लगा सकते. और यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो कमिटी ने डिसाइड किया कि बैन लगाना चाहिए, कब उसको खोल देना चाहिए बैन को, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो पब्लिक किए जाएं. तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे. द गवर्नमेंट फ्राइडे लिखेंगे. द गवर्नमेंट टू publish the final decisions of the committee which review internet suspension orders. ठीक है ना. इन JNK तो जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने किया फाइनल ऑर्डर्स. देखिए यहाँ पर जो है जो डिस्कशन मतलब मीटिंग्स हुई, बहुत सारे और चीज़ें हुई, वो वाला नहीं दिखा रहे. इंटरनल जो डिस्कशन हुई वो वाले ऑर्डर्स नहीं, बट जो फाइनल ऑर्डर्स थे वो दिखाने हैं. जो रिव्यू कमेटी जिसने रिव्यू किया इंटरनेट बैन JNK के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. ठीक है. बस अब क्यों वो देखना है कि क्यों बैन, क्या क्या रीजंस थे इसके लिए.
ठीक है, अनुराधा भसीन के बारे में आज हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। इंडिया हैड अप्रोच द रशियन अथॉरिटीज फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियंस वर्किंग एज सपोर्ट स्टाफ विद रशियन आर्मी। तो ये पता चल रहा है कि इंडियन जो हैं, बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स लिखेंगे, इंडियन सिटीजन्स are working as support staff with रशियन आर्मी देखो ये न्यूज़ के अंदर आया कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं कुछ, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन्स जो हैं कुछ, वो किसके साथ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं रशियन आर्मी के साथ एज सपोर्ट स्टाफ, ठीक है ना। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इनको जल्दी डिस्चार्ज कर दो, ये सब कुछ। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई किस आर्मी के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, क्या क्या काम कर रहे थे, सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे थे, बस ये वन लाइनर लिखना है, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Courts must act against blocking of social media posts. अब यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन की भी बात है कि तो आओ रीडिंग मारते हैं। दैट द यूज ऑफ इंटरनेट शटडाउन एंड आर्बिट्री कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच। देखो यार, इंटरनेट शटडाउन, अभी ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसके नोट्स नहीं बना रहे हम। इंटरनेट शटडाउन जब होता है तो क्या होता है, क्यों करते हैं इंटरनेट शटडाउन, कभी सोचा है क्यों करा? जब आर्टिकल 370 हटाया गया JNK में, क्यों इंटरनेट शटडाउन करा? इसलिए इंटरनेट शटडाउन किया कि देखो, एक तो है कि फॉल्स न्यूज जो है वो बहुत फैल सकती है, ठीक है। अगर किसी को प्रोटेस्ट करनी है तो वो पूरा प्रोपेगेंडा कर सकता है कि यहाँ पर आओ, ये आओ। कनेक्टिविटी अगर काट दी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या करना है, एकजुटता नहीं हो पाएगी, ठीक है। फॉल्स न्यूज़ नहीं, जो डिसइंफॉर्मेशन जिसको हम कह देते हैं, वो नहीं फैलेगी वहाँ पर, क्योंकि बहुत न्यूज़ जो होती है वो गलत भी होती है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिजनेस कोई डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, किसी को कोई कहाँ गया हुआ है पता ही नहीं है, वो सही है नहीं है, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो कैसे रीच करे, कि बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो है वो डिपेंड करते हैं इंटरनेट पे आजकल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, राइट्स जो हैं लोगों की, वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इंटरनेट शटडाउन की तो मतलब अगर मजबूरी है तब करो, ठीक है ना, ये चीज़ें रोकने के लिए होती है, पर ये जो है इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि राइट टू स्पीच को भी वो करता है, लोग अपनी ओपिनियंस लिखते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना। फ्री स्पीच को भी ये रोकता है इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। टूल्स ऑफ दोज इन पावर इज एविडेंट इन द मैनर विच भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान एंड द यूनियन टेरिटरी हैव डेल्ट विद फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट का मैं आपको जितने भी बच्चे एस्से राइटिंग वाले हैं, जैसे कि NSAT वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो एस्से राइटिंग वाले हैं, प्लीज वो MSP के जो टाइप्स हैं वो समझ कर जाएं, जो मैंने संडे की एक वीडियो में आपको समझा दिए थे। प्लीज डाउट, आई थिंक लास्ट संडे ही मैंने समझाए हैं। प्लीज ये समझ के जाना MSP के डाउट्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट में वो क्या डिमांड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो वो जरूर पढ़कर जाएं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेट शटडाउन, तो पंजाब में इंटरनेट शटडाउन लगाया हुआ है, तो वो इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है ऑर्डर, ये एक एडिटोरियल है। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव यूज्ड इंटरनेट शटडाउन आर्बिट्रेरली, ठीक है, मतलब कि गलत वे में यूज किया है, लोगों के डिसएडवांटेज पे यूज किया, एंड विदाउट एडिक्वेट कॉज, किसी रीजन की वजह से नहीं, वेग रीजन मतलब कोई डेफिनेट रीजन नहीं है, ऐसे ही बैन कर दिया। रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं, ऐसे ही लगा दिया। तो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि इंटरनेट शटडाउन कब होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की कुछ रीजन है तभी होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। अनुराधा भसीन की जो जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स में इस बार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज आपको याद रखना है कि अनुराधा भसीन वाली जो जजमेंट है उसमें किसके बारे में बात हुई थी, इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात हुई थी। The union government on the other hand has used its often deployed device of using notices। अब यहाँ पर देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो राइट टू स्पीच जो है उसकी बात करें कि बोलना, हर किसी को अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। तो राइट टू स्पीच जो है दो तरीकों से उसको रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है, एक तो राइट टू स्पीच रोका जा रहा है इंटरनेट शटडाउन करके रोका जा रहा है, इंटरनेट शटडाउन करा जा रहा है। और दूसरा राइट टू स्पीच जो रोका जा रहा है वो कैसे रोका जा रहा है, ब्लॉकिंग ऑन ट्विटर, ठीक है ना, ब्लॉकिंग ऑन एक्स। ट्विटर का अब नाम क्या है, एक्स, हाँ एक्स है, ट्विटर का नाम क्या है अब, एक्स, ठीक है। तो वहां पर भी ब्लॉक किया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये गलत है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है ना। ब्लॉकिंग ऑन कोई अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है, तो ये किसकी ओपिनियन है, ये ऑथर की ओपिनियन है, ये ऑथर की ओपिनियन है, ठीक है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन, ब्लॉकिंग ऑन एक्स, ये सब कुछ चल रहा है।
अब आगे चलेंगे। द NB8 विजिट टू इंडिया फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। अब यहाँ पर NB8 है क्या? व्हाट इज NB8? 2 years आफ्टर रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कोऑपरेशन विद ग्लोबल पार्टनर्स हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको पता चल गया कि हमें ग्लोबल टॉक करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारी दूसरी कंट्री से बात करनी पड़ेगी, अपने रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए जो राइजीना डायलॉग हुआ, राइजीना डायलॉग किसने ऑर्गेनाइज किया था? हु ऑर्गेनाइज्ड? मुझे चाहिए, ये मैंने तुम्हें 4 बार करवा दिया है। हु ऑर्गेनाइज्ड? कमेंट में, चार्ट में हर कोई लिख के जाएगा, कमेंट में, चार्ट में हर कोई इसका आंसर लिख के जाएगा। तो राइजीना डायलॉग जो है वो सिक्योरिटी डायलॉग है, न्यू दिल्ली में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और किसने करा था? ओ से नाम है उनका, ऑब्जर्वेशन कुछ क्या बताना, ठीक है। वी द 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज। तो NB8 क्या है? NB8 क्या है? देखो यार, यहाँ पे NB8 हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या है। नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया राइजीना डायलॉग में। वी रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स ऑफ 8 कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज क्या है? रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स ऑफ 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? विच आर दोज 8 कंट्रीज? डेनमार्क, 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 एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुनिया, लिथुआनिया, सॉरी यार अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन किसी की गलत थी, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, एक तो यहाँ पे तो फिल ही बन रहा है, फिल डेंस, ठीक है ना। अब शेरों के डेंस जो थे वो खाली हो गए तो कहते चलो चलो इनको भरते हैं। तो अगर हम ये याद करें, D से डेनमार्क, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, N से नॉर्वे, ठीक है ना, L से लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, फिर I से आइसलैंड और F से फिनलैंड। तो ये हमारा एक्रोनिम बन गया, ठीक है ना। ये इसको हम याद करने के लिए कर लेंगे। क्या हमको याद करनी है? यस। तो ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज हैं। तो NB8 जो है ये इन कंट्रीज की वी शेयर हिस्टोरिकल, सोशल, डीप इकोनॉमिक टाइज और एक साथ की बात करते हैं। तो NB8 तो इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया? राइजीना डायलॉग। कौन? राइजीना डायलॉग जो है ना, मुझे इसके तुम्हें 3 चीजें याद होनी चाहिए कि ये कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई, कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका नाम, और ग्रीस के PM का नाम भी मुझे चाहिए, ठीक है ना। ये 3 चीजें मुझे राइजीना डायलॉग से पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर क्या है? ग्रे जोन वॉरफेयर क्या है ये पढ़ेंगे हम। ग्रे जोन वॉरफेयर, देखिए इसका क्वेश्चन ये बन जाता है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, ठीक है ना। तो ये न्यूज में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रे जोन वॉरफेयर न्यूज में था, इसका मतलब क्या है? ग्रे जोन वॉरफेयर बेटा जी, इसका मतलब होता है इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू चाइनाज एक्शन बोथ ऑन द, जो चाइना के एक्शंस होने, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, चाहे साउथ चाइना सी के अंदर हम बात करें, जो भी एक्शन चाइना ले रहा है, तो जो हमारे CDS है, CDS क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है ना, ये है अनिल चौहान, ठीक है ना। कौन है? अनिल चौहान, ये लिखेंगे पहले। तो बेसिकली ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में हम लिखेंगे। ग्रे जोन वॉरफेयर इज डिस्क्राइब्स द स्पेस इन बिटवीन पीस एंड वॉर। देखो मतलब हमारा चाइना के साथ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना। कभी तो हम कुछ ना कुछ वो कर देता है, ठीक है ना, अपनी शिप भेज रहा है मॉलडीव्स के अंदर, ठीक है, और हम पे ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो लेके जा रहा होगा अगर अपनी शिप मॉलडीव्स जाकर खड़ा कर रहा है, क्योंकि मॉलडीव्स हमारे बहुत पास है, ठीक है। कभी थोड़ा अटैक कर दिया वहाँ पर, ठीक है, लड़ाई कर ली, कभी जो एरिया हमारा है वहाँ पर, तो ये थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स जो हैं ये करते रहते हैं चाइना वाले, तो ये ग्रे एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीस एंड वॉर चलती रहती है इन विच स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंगेज इन कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है। एक्चुअली इसका मीनिंग प्लेन सिंपल लैंग्वेज में करे तो इतना होता है, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, ठीक है। इसका मेन जो चीज़ है हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर लड़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। रिमेन बिलो द, ग्रे एरिया क्या है? रिमेन बिलो द थ्रेशोल्ड
ऑफ एन अटैक, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड ऑफ एन अटैक, ठीक है, अटैक भी नहीं होता है बट हाँ पंगे लेते रहते हैं, वो छोटे मोटे जो पंगे हैं वो ग्रे जोन वॉरफेयर कहलाता है, और वो हमारा किसके साथ चलता है, चाइना इंडिया के बीच में ही चलता रहता है, चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर हम वो एग्जाम्पल लें, चाइना ने क्या क्या किया, मॉलडीव्स में अपनी शिप भेजना, ठीक है ना, जहाँ से वो इंडिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है, निकाल देना कि इंडिया का जो एरिया है उसका ये पार्ट जो है अपने मैप का पार्ट बना देना, ये चाइना जो है ये हरकतें पूरा साल करता रहता है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रे जोन वॉरफेयर। उसके बाद कॉलर्स लीगल नेम मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन फोन स्क्रीन, जो भी कॉल कर रहा है आपको उनका नाम जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ट्राई बोल रहा है। ट्राई की हमको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सभी एग्जाम्स जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले हैं वो वाले बच्चे, सीयूईटी वाले बच्चे, एंड स्पेशली जो जुडिशरी जीएस मेंस या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि वहाँ पर एब्रीविएशंस के स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलर्स लीगल टर्म, कॉलर्स लीगल नेम must be displayed on phone screen, recommends try। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, ट्राई ने रेकमेंड किया है, रेकमेंड किया है, बोल रहा है कि भाई करो। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। रेगुलेटर रिकमेंडेड कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सीन ऐप वेयर फोन्स डिस्प्ले और कॉलर्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन केवाईसी रजिस्ट्रेशन। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, जो हमारा आधार कार्ड लेते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है, वो नो योर कस्टमर होता है कि भाई कस्टमर है कौन, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो दिखता कैसा है, ठीक है ना। द रिकमेंडेशन विल बी नाउ कंसिडर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस व्हिच हैज सॉट ट्राइज इनपुट। तो ट्राई से पूछा था क्या करना चाहिए, बट ट्राई ने कहा कि कॉलर्स का जो नाम है वो शो होना चाहिए। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। ये क्या है, सीनैप। क्या मैम इसकी फुल फॉर्म हमें आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सीनैप में क्या करते हैं, वेयर फोन्स डिस्प्ले वेयर फोन्स डिस्प्ले अ कॉलर्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर KYC. Now, what is KYC? What is KYC? KYC is know your customer. KYC is know your customer. ठीक है ना। तो अब ये एक रिकमेंडेशन ही है, ओनली रिकमेंडेशन, ओनली रिकमेंडेशन। ये हमको याद रखना है कि भैया ये पक्का नहीं हुआ है, जिस दिन पक्का हो गया उस दिन तो ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। चलो, विल फास्ट ऑन टू डेथ इफ टॉक्स ऑन सिक्स शेड्यूल विद सेंटर फेल से सोनम वांगचुक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फास्ट वाली बात करें तो हमको क्या याद आता है, मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन में कौन हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, कौन बैठे थे, जल्दी से बता दो। मतलब ये तो मैंने फेब्रुवरी वालों को भी कराया, जनवरी वालों को भी कराया, दिसंबर वालों को भी कराया। पहले मुझे आंसर चाहिए यार, मतलब तुमको बहुत बार पता ही नहीं होता तुम क्या करते हो क्लास में, या लिखते नहीं हो नाम पूछे, मुझे बेइज्जती फील होने लग जाते। कमेंट सेक्शन में हर कोई मान के नहीं बता के जाएगा कि किस इंसान ने हंगर स्ट्राइक करी मराठा रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हंगर स्ट्राइक पे कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊंगा, बैठे नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊंगा, कौन, सोनम वांगचुक, ठीक है, ये लद्दाख के हैं जिनके ऊपर थ्री इडियट्स की जो मूवी थी वो बेस्ड थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा अगर मेरी उम्मीदें, मेरी जो चीजें हैं वो नहीं मानेगी, ठीक है ना। तो अब सोनम वांगचुक, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, prominent climate activist Sonam Wangchuk said on Friday that he would fast unto death in sub-zero temperature if the talks between civil society leaders of Ladakh and Ministry of Home Affairs officials on Saturday did not succeed। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, और लिख लेंगे climate activist says would fast unto death if talks with regard to talks do not succeed, talks do not talks with home ministry
with Ministry of Home Affairs do not succeed. ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया कि भैया अगर हमारी बात नहीं मानोगे हम तो बैठ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर कौन रहा है और क्या बातें कर रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, जो लैब और केडीए हैं, लैब जो है वो बुद्धिस्ट मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करी है और जो कड़ा है वो शिया मुस्लिम, जो लद्दाख में देखिए जो ले वाला एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर बुद्धिस्ट है वहाँ पे, और कारगिल वाले एरिया में मुस्लिम्स हैं, तो उनकी दोनों की रिप्रेजेंटेशन है ये ग्रुप। डोमिनेटेड रीजन रिस्पेक्टिवली इन लद्दाख आर डिमांडिंग स्टेटहुड। अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, व्हाट आर दे डिमांडिंग, दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच विल गिव इट अ ट्राइबल स्टेटस, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड पार्लियामेंट्री सीट ईच फॉर ले एंड कारगिल। तो इनकी डिमांड्स क्या हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिख लें कि कौन कौन बात कर रहा है। ले एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी लैब जो कि किसको रिप्रेजेंट करिए, देखो ले के अंदर बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है, ले के अंदर बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो दूसरी है वो है कड़ा, दैट इज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो यार, जो जो ले जाकर आता है वो घूमने वाला लेकर आता है, क्योंकि बुद्धिस्ट वो यूज करते हैं। तुम होगा मतलब कोई गया नहीं तुम्हारे यहाँ से, जाना चाहिए, ठीक है, जाना तुम भी, शिया मुस्लिम, अगर नहीं गए तो यार कमाओ पैसे, पेपर क्लियर करो, जो भी करना है पैसे कमाओ, जाओ, ठीक है। और यहाँ पर इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी डिमांड्स क्या है, ये डिमांड्स हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जो डिमांड्स हैं बेटा जी वो है कि एक तो उनको 6th शेड्यूल, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल विच विल गिव ट्राइबल स्टेटस, ठीक है ना, जिससे कि ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, जॉब ट्राइबल स्टेटस विच जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड पार्लियामेंट्री सीट ईच फॉर ले एंड कारगिल, पार्लियामेंट्री सीट ईच फॉर ले एंड कारगिल, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सीट चाहिए ले और कारगिल के लिए। स्टेटहुड भी था ना एक, हाँ, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें इनको 6th शेड्यूल से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये ट्राइबल्स बन जाएंगे, तो इनको रिजर्वेशन मिल जाएगी कहाँ पर, जॉब और एजुकेशन में, ठीक है ना, ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा, जॉब रिजर्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, ट्राइबल विल गिव इट विच विल गिव इट जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, ठीक है, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। वो कह रहे हैं 6th शेड्यूल में अगर हम ऐड हो गए तो हमको ये मिल जाएगा, ये इनकी डिमांड्स हैं। इसमें एक बार रिविजन मारते हैं, कौन स्ट्राइक पे बैठने को कह रहा है लद्दाख के अंदर, सोनम वांगचुक, ठीक है ना, कि अगर इस लैब और कड़ा जो हैं जो बात कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री के साथ वो सक्सेसफुल नहीं होती विद रिगार्ड टू दीज डिमांड्स, तो ये कह रहे हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, ठीक है जी। इनकी डिमांड्स क्या है, सबसे पहले कि स्टेटहुड चाहिए, हमको स्टेटहुड मिले, और हमें एक एक पार्लियामेंट्री सीट चाहिए ले और कारगिल के लिए, इंक्लूडिंग ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल, ये इनकी डिमांड है, याद रहेगा, याद रहेगा, मेरे साथ साथ बोलो, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद बोलो ले एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मुस्लिम वहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करिए, ये होम मिनिस्ट्री से बात करें। डिमांड क्या है, स्टेटहुड चाहिए हमको, स्टेट बना दो, हमारा सीएम होगा लद्दाख का अपना, पार्लियामेंट्री सीट चाहिए ले के लिए अलग, कारगिल के लिए अलग, और 6th शेड्यूल में हमको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ऐसे बोल बोल के जो करंट अफेयर्स याद करेगा ना, हो ही नहीं सकता कि भूल जाओ। तो 6th शेड्यूल से क्या हलवा मिल जाएगा, बहुत बड़ा हलवा मिलेगा। 6th शेड्यूल से क्या हलवा मिल जाएगा, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, provides for administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to safeguard the rights of tribal population of these states. ठीक है ना, ये क्या करती है, गिव्स फ्रीडम, थोड़ा बड़ा कर देते हो अगर नहीं दिख रहा तो, गिव्स
gives freedom to tribals to exercise legislative and executive powers through autonomous regional council and autonomous district councils। अब इससे क्या होता है, क्यों ऐड होना चाहते हैं सिक्स शेड्यूल में? क्योंकि इनके पास लेजिस्लेटिव कंट्रोल आ जाता है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव इज लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग पे कंट्रोल हो जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब उसको अप्लाई करने में लॉ को, उसके अंदर इनके पास कंट्रोल आ जाता है। और इसी के थ्रू अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन की ये प्रोटेक्शन कर पाते हैं, उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन कर पाते हैं। और ये ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, ठीक है ना, मामटी। मामटी, अगर तुम हिमाचल में जाओगे ना तो मामटी बोलता है, जो बहुत ही चंट बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसको कहते हैं ये तो मामटी बनने की कोशिश कर रहा है, तो मामटी, ठीक है। तो यहाँ पे मामटी अगर हम लिखेंगे तो हमारी स्टेट्स आ जाएंगी जो कि सिक्स शेड्यूल में है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, असम और त्रिपुरा, ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। मी है यहाँ पे, मीमी, एम से मीमी है। मीमी एक मूवी भी आई थी ना, तो मामटी और मीमी याद रख लेना, याद हो जाएगा ये। चलिए आगे चलेंगे। जेमिनी, गूगल्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्रोडक्ट। यहाँ से ना हमको इतना ही पता होना चाहिए कि गूगल का जो जेमिनी जो है वो किसका एआई का प्रोडक्ट है। जेमिनी किसका एआई का प्रोडक्ट है? जेमिनी इज गूगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। चैट जीपीटी टाइप्स है ये। अब इसके अंदर पूछा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो फैसिस्ट हैं, ठीक है ना। इसने कह दिया कि हाँ उन्होंने ये किया है, तो ये कहते हैं कि ये वायलेशन हो रही है इंडियन लॉज की, ऐसे नहीं बोल सकते और ये सब, ठीक है ना। क्या हम ये मतलब हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए? नहीं। फैसिस्ट वो होते हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं, डिक्टेटर के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप के करेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, फैसिस्ट इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। अभी इसको डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है। उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउस कपल्स टू यूज डोनर गैमीट्स। नाउ व्हाट इज सरोगेसी? ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, ये लिख लेते हैं। सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउस कपल्स टू यूज डोनर गैमीट्स। ठीक है, इसके बारे में तो डिस्कस करते हैं कि सेंटर ने क्या अलाउ कर दिया है और ये सब, बट इससे पहले हमारे पास जो टर्म आ रही है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, दैट इज सरोगेसी। व्हाट इज सरोगेसी? ठीक है ना, तो सरोगेसी जो होता है, इसको लिख लेंगे सरोगेसी, ठीक है, इज द प्रैक्टिस wherein a woman agrees to carry a fetus मतलब जो सेल्स मिलते हैं, जो मतलब मैन और वुमेन के मिल करके जो बनता है, जिससे ये आगे बच्चा बनता है, उसको फीटस ही बोलते हैं। और फीटस मतलब मुझे इतनी डिटेल में पता, मुझे साइंस वाला वो मत करना, बट हाँ वो मिलकर जो पेट में बच्चा होता है उसको फीटस ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। फीटस, ठीक है, टू कैरी अ फीटस एंड गिव बर्थ टू अ बेबी फॉर someone else without having any parental rights on the child। अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाऊं तो सरोगेसी वो है जहां पर एक लड़की, एक वुमेन जो है वो बच्चे को पैदा करती है, ठीक है ना, पैदा करके वो बच्चे को अपने माँ बाप को दे देती है,
ठीक है ना, बट इस वुमेन का जिसने पैदा किया उसके ऊपर इस बच्चे का कोई हक नहीं होता, दो ये पैदा यही करती है, पेट में भी यही रखती है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सेरोगेसी, सेरोगेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सेरोगेसी इंडिया में बहुत कुछ कुछ जगहों पर अलाउड है, मतलब कुछ कुछ सिचुएशंस में अलाउड है, जगह नहीं कहूंगी मैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड सेरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, नोटिफाइड दैट बोथ गैमीट्स नीड नॉट कम फ्रॉम अ मैरिड कपल। अब गैमीट्स क्या होते हैं, व्हाट इज गैमीट, गैमीट भी यहाँ पर लिख लो। गैमीट जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव, इट इज द रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। फीमेल में उसको ओवा कहते हैं, ठीक है ना, फीमेल में उसको ओवा कहते हैं, फीमेल में, ठीक है ना। गैमीट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसको ऐसे लिख लो, फीमेल में उसको ओवा कहते हैं, ठीक है ना। और वहीं मेल के अंदर उसको स्पर्म कहते हैं, मेल के अंदर उसको स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब पहले जो था उसके अंदर कुछ चीजें अलाउड नहीं थी, अब यहाँ पे क्या है, नोटिफाइड दैट बोथ गैमीट्स नीड नॉट कम फ्रॉम अ मैरिड कपल इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन। वो कहते हैं दोनों जो है, मतलब अगर ए और बी जो है वो सेरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि ए और बी के ही दोनों, मतलब ए और बी दोनों के नहीं चाहिए होंगे सेल्स, ठीक है ना। नीड नॉट कम फ्रॉम अ मैरिड कपल इन दे नोटिफाइड दैट बोथ गैमीट्स, दोनों गैमीट्स पेरेंट्स आए, जरूरी नहीं है। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द कपल कैन हैव अ चाइल्ड बॉर्न थ्रू सेरोगेसी बट मस्ट हैव एटलीस्ट वन गैमीट फ्रॉम द इंटेंडेड कपल। बट इसमें यह है कि दोनों से ना आए, मतलब यहाँ पे ए मेल है, ठीक है ना, और बी फीमेल है, ठीक है ना, और ये बच्चा पैदा करना चाहते हैं थ्रू सेरोगेसी, ठीक है ना। तो ए या बी में से दोनों एक, कोई भी दोनों का देना तो पड़ेगा दोनों का, ठीक है, बट दोनों का देना जरूरी नहीं है, मतलब दोनों में से एक दे दे तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसके नोट्स बनाएंगे, उधर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर एज पर द, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट, लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब चेंज्ड, modify मतलब change the surrogacy regulation rules 2022, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है notified that both gametes need not come from a married couple in case they are certified as suffering from a medical condition। समझ रहे हो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गैमीट्स, ठीक है, वैसे गैमीट्स जो है नॉर्मल लॉ क्या है कि अगर सेरोगेसी के लिए जाना है तो मेल, मदर और फादर दोनों को अपने गैमीट्स देने पड़ेंगे अगर सेरोगेसी के लिए जा रहे हो, ये नॉर्मल लॉ है। बट उन्होंने कहा मान लो मेडिकल कंडीशन है, मान लो मेडिकल कंडीशन ये है कि फादर जो है उसके पास स्पर्म नहीं है, कुछ हो सकता है स्पर्म काउंट कम है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, कोई मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से फादर का स्पर्म नहीं जा सकता, तो दोनों में से फिर एक का जाएगा, दोनों में से फिर मदर का जाएगा, ठीक है ना। फादर नहीं दे सकता तो मदर का तो जाना जरूरी है अगर सेरोगेसी के लिए जाना है। नॉर्मल कंडीशन में सेरोगेसी में जा रहे हो आप तो मदर फादर दोनों का जाएगा, बट अगर स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो एक का जाएगा, ठीक है ना। ये इन्होंने नोटिफाई कर दिया है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तभी वन कैन गिव, वन बोथ गैमीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, बट हैव अ चाइल्ड, द कपल कैन हैव अ चाइल्ड थ्रू सेरोगेसी बट must have at least one gamete from intended couple, gamete from intending couple, ठीक है। एक गैमीट तो इंटेंडिंग कपल का होना चाहिए, ठीक है ना, एक गैमीट तो इंटेंडिंग कपल का होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं सेरोगेसी के थ्रू। द लेटेस्ट अमेंडमेंट व्हाई द सेंटर वाज नॉट टेकिंग द डिसीजन ऑन द मैटर, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज नाउ अमेंडेड द अर्लियर रूल दैट स्टेटेड दैट कपल्स अंडरगोइंग सेरोगेसी मस्ट हैव बोथ गैमीट्स। ये वाला हमने पढ़ लिया, आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द गवर्नमेंट वेदर अ सिंगल वुमेन, अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो है कि अगर एक सिंगल वुमेन है, ठीक है, सिंगल वुमेन मतलब कि उसकी या तो शादी हो गई थी, डाइवोर्स हो गया, मतलब उसके पास इस टाइम पे पति नहीं है, ठीक है, या फिर शादी हुई नहीं है कभी, ठीक है, सिंगल वुमेन है, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है इस टाइम पे, तो उस बच्चे लेजिटिम, मतलब वो बच्चा क्या रहेगा, मदर का होगा, फादर तो है नहीं उनका, तो क्या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इस चीज पर बात हो रही है। जो बच्चे NL SAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
जो बच्चे एनएल सैट के लिए प्रिपेयर करें, प्लीज ये ऐसे जो है इसके ऊपर जरूर प्रिपेयर करके जाएं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है और किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। जर्मनीज पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू पास अ लॉ ऑन फ्राइडे लीगलाइजिंग द कल्टिवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैनबिस, भंग जिसको बोलते हैं, आई सपोज, रेगुलराइजिंग द बिहेवियर ऑफ 4.5 मिलियन जर्मन्स एस्टिमेटेड टू यूज द ड्रग। इतने लोग वहां पे ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, किसका, कैनबिस का। कल्टिवेटिंग अप टू 3 प्लांट्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एंड ओनिंग अप टू 25 grams of cannabis would be legalized। कहां पर हो रही है, जर्मनी। जर्मनीज पार्लियामेंट, जर्मनीज पार्लियामेंट to pass a law legalizing cultivation and consumption of cannabis। ठीक है ना, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन, लीगलाइजिंग कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन, खा भी सकते हो, ठीक है ना, और उगा भी सकते हो। कल्टीवेशन का मतलब कल्टीवेट कितना कर सकते हो, कल्टीवेशन अप टू 3 प्लांट्स। देखो यार, ये तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, यही आएगा कौन सी कंट्री ने करा है। तो जर्मनी ने फेब 2024 के अंदर क्या कर दिया, ये कल तक हम पढ़ भी लेंगे न्यूज़ की, हाँ भाई लीगलाइज हो गया। PSPs कैन नाउ चेक ऑन बिग बोरोवर्स ऑन यूनिफाइड पोर्टल। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वुड नाउ बी एबल टू चेक द एंटीसीडेंट्स प्रीसीडिंग इन टाइम और ऑर्डर प्रीवियस और प्री एग्जिस्टिंग। तो प्री एग्जिस्टिंग जो लोन्स हैं, जो लार्ज बोरोवर्स हैं जिन्होंने पैसा उठाया हुआ है, उनके बारे में उनकी सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ये कितने पानी में, मतलब अगर किसी को लोन लेना है, ठीक है ना, से बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेना है, ठीक है ना, ABC गया कि मुझे लोन दे दो, और ABC बहुत पैसे उठाता है, 500 करोड़, मतलब 50 करोड़ में भी उसने उठाए हुए पहले। तो अब ये ABC का पूरा देख सकते हैं कि भाई क्या रिटर्न करता है या फिर लेता ही जाता है, वापस कर ही नहीं रहा है, तो उसी हिसाब से जो लोन अप्रूवल है वो होगा, ठीक है ना। तो PSBs जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे पूरा ही, पब्लिक सेक्टर बैंक्स would have, PSBs would now be able to check pre-existing loans of pre-existing data of, ऐसे याद कर लो, of large borrowers, ठीक है ना। अब इससे क्या पता चलेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगेंस्ट देयर नेम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मान लो तुम पंजाब नेशनल बैंक के पास गए, चलो हाँ ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के पास गए, नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के पास नहीं, तुम गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबका बैंक, ठीक है ना, तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए, ठीक है ना, तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला, तुम हो बहुत बड़े बिजनेसमैन, ठीक है ना, अमन गया, अमन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अमन ने बोला कि भैया मुझे चाहिए, हमको चाहिए 20 करोड़ का लोन, ठीक है ना। अब अमन ने और भी बहुत सारे लोन रखे हुए हैं क्योंकि अमन ABC फैक्ट्री चलाता है, ठीक है ना, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है, ठीक है ना। अब SBI जो है वो वेबसाइट पे जाएगी, अमन का नाम डालेगी, तो अमन के नाम का सारा पता चल जाएगा कि अमन ने 30 करोड़ लिए थे, ठीक है ना, अमन ने 30 करोड़ लिए बट उसने वापस नहीं किए, ठीक है, 30 करोड़ लिए, उसमें से मे बी 5 करोड़ वापस किया, बाकी नहीं वापस किया। तो इसमें से पता चल जाएगा कि अमन जो है इसकी सिचुएशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लेगा मुझे लोन देना या नहीं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो ये 30 करोड़ का लोन दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मतलब मान लो ये पंजाब नेशनल बैंक का नाम आ जाता है, पंजाब नेशनल बैंक ने ये 30 करोड़ का लोन दिया था अमन को बहुत साल पहले, जिसमें से 5 करोड़ ही वापस आया है। बट पंजाब नेशनल बैंक को तो ये था ना 30 करोड़ प्लस उसमें और भी पैसा आएगा, तो उसमें से जो ये इंटरेस्ट देगा उसमें से वो कमाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो ये था कि भाई ये बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट बल्ले बल्ले नहीं हुई, थले थले हो गई। तो जब कोई लोन नहीं रीपे करता तो उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम दे देते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं NPA, ठीक है ना, कि भैया लॉस में चला गया, ये तो मिला ही नहीं, ये तो क्या ही मिलना था, ये मतलब ये भी नहीं मिला, और ये तो क्या ही मिलेगा, इंटरेस्ट तो कोई क्या ही देगा जब जिससे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया जा रहा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं है उसके नाम पे, ये पता चल सकता है, ठीक है जी, NPA कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इससे हमारी इकोनॉमी का बहुत नुकसान होता है, यस। तो इसके अंदर बोरोवर्स ऑफ लार्ज बोरोवर्स टू असर्टेन, ठीक है ना, टू असर्टेन, इससे क्या हो जाएगा, टू असर्टेन existence of any non-performing asset, ठीक है ना।
अगेंस्ट देयर नेम, अगेंस्ट देयर नेम। अब इसमें ऐसा कर लिया है उन्होंने, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल जो है वो लेके आए हैं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले टाइम में जो ले सकते हैं कुछ, आने वाला टाइम। प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले जो बोरोवर्स हैं, आने वाले टाइम में जो लोन ले सकते हैं, उनका सारा डाटा निकल के आ सकता है, ठीक है ना। क्लियरेंस प्रोसेस ऑफ बैंक्स वाज ऑपरेशनलाइज्ड दिस वीक बाय सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, the Indian Banks Association said in a statement, under the framework for timely detection, reporting, investigation relating to large bank frauds, Department of Financial Services under the Finance Ministry had mandated all PSBs to seek a report from CEIB, ठीक है ना। इसके अंदर अब ये जो है इसके अंदर मैंडेटरी कर दिया है, अंडर द फ्रेमवर्क, अंडर द फ्रेमवर्क किस चीज के लिए, रीजन क्या है, फॉर टाइमली डिटेक्शन, और फॉर टाइमली डिटेक्शन। अब ये ना हो ना कि वो हर बैंक से ज्यादा लोन लेने लग जाए और बाद में कहे कि हाँ अब मेरे से पे ऑफ नहीं हो रहा है, तो वो पकड़ा जाए, ठीक है ना, वो पकड़ा जाए कि भाई ये कर रहा है, ये कांड कर रहा है, इसको रोको। इन्वेस्टिगेटिंग रिलेशन टू लार्ज, रिलेटिंग लिखना था, लार्ज वैल्यू बैंक फ्रॉड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ, sorry for the burp, the Department of Financial Services under Finance Ministry had mandated all PSBs to seek a report from CEIB, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि CEIB से आपको रिपोर्ट लेनी जरूरी है, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि इनसे पूछ लो कि ठीक है भैया ये इतना हमसे ले रहा है, इसका पिछला हिसाब किताब क्या है, ठीक है ना। तो ये जरूरी हो गया। इसके एक रिवीजन मारते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो गया मुझे लग रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं अब वो चेक कर सकते हैं जो लार्ज बॉर्डर, जो बहुत पैसा ले रहे हैं, ठीक है, 20-30 लाख वाले लार्ज नहीं होते, करोड़ों में जो जा रहे हैं उससे भी ज्यादा वाले जो हैं, ठीक है, ताकि बड़े बड़े जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं विजय माल्या टाइप्स, वो आगे से ना हो सके। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, सरकारी बैंक्स को बोला गया है कि भैया तुम जो है, ठीक है ना, तुम्हें नजर रखनी है, और नजर रखने के लिए ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल ले आए हैं जिसके अंदर इनको अब रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी इसमें से, इससे पहले कि ये लोन दे सके। अगर उसकी हालत बुरी है तो ऑब्वियसली ये नहीं देंगे, तो वो बड़े बड़े जो फ्रॉड होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बोला है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, इसके बिना नहीं दे सकते हो तुम लोन, ठीक है। किसके लिए, PSBs के लिए जरूरी है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, loggery.in पर जा सकते हैं आप। वहाँ पर आपको loggery.in पर सबसे पहले तो 1 शॉट्स मिलेंगे करंट अफेयर्स के। अगर आपके किसी भी कारण से, जैसे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आपका फेब मिस हो गया है, तो आप 1 शॉट्स करंट अफेयर्स लेक्चर्स लगा सकते हैं। फरवरी के 1 शॉट्स अभी डल जाएंगे, पार्ट 1 तो मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है, प्रिपेयर्ड है मेरा, और सेकेंड और थर्ड पार्ट भी डल जाएंगे। ये 1 शॉट्स जो होते हैं 7 to 8 आवर्स के होते हैं, और आपका फुल मंथ जो है प्रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल आपको द हिंदू एज इफ आप हर रोज पढ़ रहे हो वो वाली फील में यहाँ पे देती हूँ। लर्न भी हो जाता है, रिविजन के लिए आपके पास DG नोट्स भी रहते हैं। तो यस, ये ₹300 के हैं, बट इट्स लाइक कि आप एक मैगजीन खरीद रहे हो और उस मैगजीन की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। सो बिल्कुल वर्थ इट है। इसके अंदर हमारे पास मई 2023 से लेकर के हमारे पास 2024 के हर मंथ के आने वाले हैं ये करंट अफेयर्स। उसके बाद हमारे पास है MCQs। जो MCQs हैं वो जन 2024 से हमने रेगुलरली डालने स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक्स्ट्रा सोर्सेज से आपका न्यूज़ जो है हम कवर करवा देते हैं। द हिंदू से तो न्यूज़ कवर होती ही है। फेब 2024 के टेस्ट 1 और 2 डल चुके हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं।
ठीक है, ये सारा loggery.in पर अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट्स की। मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जामिया की डेट आ चुकी है, जामिया लॉ की, और हमने टेस्ट भी डाल दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जामिया पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपके पास उसके PYQs हैं किसी के पास भी, तो वो हमें loggerin@gmail.com पे भेज सकते हैं ये पेपर्स। एंड इसके भी मॉक टेस्ट या फिर इसकी सबसे पहले मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर और सब कुछ। उसके लिए मुझे PYQ चाहिए रहेगा, तो इफ़ यू वांट टू गिव तब आएंगे, ये तो मैं बता रही हूँ। बट जामिया लॉ के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास PU के मॉक टेस्ट, चाहे वो 3 इयर्स के हों चाहे वो 5 इयर्स लॉ के हों, इसके भी हमने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। अगर यू वांट टू बाय यू कैन बाय। उसके बाद हमारे पास है CUT PG के एंड स्लैट के एंड MHCT 5 ईयर और 3 ईयर के। ये सारे मॉक टेस्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है, यू कैन गो अहेड एंड बाय देम। ठीक है, एंड या ठीक है, ये है। चलिए चलते हैं वापस से। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट्स पे आ गई हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं उस एग्ज़ाम के। तो BA LLB का जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल को है, और जो आपका PU 3 इयर्स का है वो 23 जून को है।